हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 के बारे में। आज इसको डिस्कस करेंगे, जानेंगे इस आर्टिकल का पर्पस क्या है और जानेंगे इसके अंदर सभी क्लॉजेस के बारे में। देखते रहिए वीडियो। अब बात करते हैं आर्टिकल 13 का पर्पस क्या है और इसके एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी नेशन में लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी तरह के लॉज बनाने के लिए। ज़रूरी नहीं है जो लेजिस्लेचर लॉज बनाता है वो सारे ही सही हो। उनमें से कुछ लॉज ऐसे भी हो सकते हैं जो कि किसी भी तरह की इनकन्सिस्टेंसी कैरी करते हैं, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं किसी भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को। आर्टिकल 13 का यही पर्पस है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, नीचे मैंने एक बॉक्स फॉर्म से समझाया है कि कोई भी लॉ अगर इंडिया में बनता है, कोई भी लॉ, वो किसी भी तरह की इनकन्सिस्टेंसी कैरी करता है टुवर्ड्स फंडामेंटल राइट्स और इफेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को, या अगेंस्ट है वो फंडामेंटल राइट्स के, वो लॉ डिक्लेयर्ड हो जाएगा एज नल एंड वॉइड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना। कई बार ऐसा होता है कि पार्लियामेंट जो लॉ पास करता है, जो लॉ बनाता है, उसमें कई तरह की इनकन्सिस्टेंसीज होती हैं। हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स के पास ये पावर है कि उन इनकन्सिस्टेंसी को वो रिमूव कर पाएँ। आर्टिकल 32 पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो सभी तरह की इनकन्सिस्टेंसी हटा पाए किसी भी लॉ के अंदर जो कि पास किया गया या बनाया गया पार्लियामेंट के थ्रू। और यही पावर आर्टिकल 226 के अंदर है हाई कोर्ट के पास, जिससे वो रिमूव कर सकता है किसी भी तरह की इनकन्सिस्टेंसी किसी भी तरह के लॉ के अंदर। अब ये तो बात हुई इनकन्सिस्टेंसी की। जैसा कि हम सब ने जाना कि एक नेशन में बहुत से लॉज ऐसे बनते हैं जिनमें कई तरह की इनकन्सिस्टेंसी होती हैं, लेकिन हम ये इनकन्सिस्टेंसी को रिमूव तो करवा सकते हैं डिफरेंट कोर्ट्स के थ्रू, डिफरेंट आर्टिकल्स के अंदर। लेकिन इन जो इनकन्सिस्टेंसी को रिमूव करने की प्रोसेस क्या होगी, उनका प्रोसीजर क्या होगा। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि आपको एक फिल्टर दिख रहा होगा सामने। मैंने इसको एक चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, जिसमें ये जो मैंने फिल्टर रखा है इसको मैंने नाम दिया है प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसको हमने माना है जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस। ये एक ऐसा फिल्टर है जिसके ऊपर से हम जो भी चीज पास थ्रू करवाएंगे, कोई भी ऐसा लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ऑर्डिनेंस जो कि कैरी करता है किसी भी तरह की इनकंसिस्टेंसी को, और ये लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ऑर्डिनेंस जो कि कैरी करता है इनकंसिस्टेंसी को, जो कि जब पास थ्रू करेगा इस फिल्टर के थ्रू और जब वो एंड से बाहर निकलेगा, तो उसमें जो भी इनकंसिस्टेंसियां वो रिमूव्ड हो चुकी होंगी। क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का सोल पर्पस ये है कि किसी भी तरह के लॉ में, रूल में, रेगुलेशन में, नोटिफिकेशन में, ऑर्डिनेंस में हर तरह की इनकंसिस्टेंसी को वो रिमूव कर पाए। यही सोल पर्पस होता है एक जुडिशियल रिव्यू के प्रोसेस का। अब बात करते हैं आर्टिकल 13 के डिफरेंट क्लॉजेस के बारे में। आर्टिकल 13 क्लॉज 1, सिंपली इसका मीनिंग यही है कि ये उन सभी इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करेगा जो कि अकर हो रही हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में। ये जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज टर्म है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ टर्म का सिंपल मीनिंग ये है, ऐसे लॉज जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले बन चुके हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया था। इस डेट से पहले जो भी हमारे कंट्री में लॉज बन चुके हैं, इंप्लीमेंट हुए हैं, इनेक्ट हो चुके हैं और वो कैरी करते हैं किसी भी तरह की इनकंसिस्टेंसी, इन दैट केस उन सभी लॉज को डिक्लेयर कर दिया जाएगा एज नल एंड वॉइड। इस चीज को और क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैंने नीचे एक बॉक्स फॉर्म से समझाया है। एक तरफ है रेड से जो मैंने डिनोट किया है, एक तरफ आप ऐसा कोई भी लॉ ले लीजिए जो पास हुआ है, जो कि फोर्स में आया 1940 को। ऑब्वियस ही बात है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि 26 जनवरी 1950 से पहले आया है। 1940 को कोई भी ऐसा लॉ आया है जो कि इनकंसिस्टेंसी कैरी करता है टुवर्ड्स फंडामेंटल राइट्स, उसे डिक्लेयर कर दिया जाएगा एज नल एंड वॉइड। अब बात करते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के बारे में। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 का मेन पर्पस यही है कि वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में जो भी इनकंसिस्टेंसी है उन्हें रिमूव करता है। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 यही चीज करता है, लेकिन वो ये चीज करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्स में आने के बाद जो भी लॉज बनेंगे, 26 जनवरी 1950 के पास जो भी लॉज बने हैं जो कि कैरी करते हैं किसी भी तरह की इनकंसिस्टेंसी को, उनकी इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करेगा आर्टिकल 13 क्लॉज 2। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 सिंपली ये भी कहता है कि स्टेट ऐसे कोई भी लॉ नहीं बनाएगा जो इनकंसिस्टेंट हो टुवर्ड्स द फंडामेंटल राइट्स और जो कि डेरोगेशन में हो विद द फंडामेंटल राइट्स, जो कि फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट करते हो या उनका हनन करते हो। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सिंपली डिफाइन करता है लॉ को और लॉ इन फोर्स को।
लॉ के अंदर जो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के अंदर ये जो लॉ है ये कैरी करता है काफी तरह के टर्म्स लाइक एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन एक्सेट्रा। सो कई बार ऐसा हो सकता है कि एक लॉ पूरी तरीके से इनकंसिस्टेंट ना होके उसका कुछ पार्ट या उसका कुछ पोर्शन हो जो इनकंसिस्टेंसी कैरी कर रहा हो। सो इस केस में हम जो उस लॉ का अच्छा वाला पार्ट है जो इनकंसिस्टेंसी कैरी नहीं कर रहा है हम उसे यूज में ला सकते हैं, और जो उसका जो पार्ट है जो उसका पोर्शन है जो इनकंसिस्टेंसी कैरी कर रहा है हम उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। और इस चीज का एक्सटेंड डिटरमाइन करने के लिए आर्टिकल 13 हमें दो मेन डॉक्ट्राइंस देता है। इसमें से जो पहला डॉक्ट्राइन है उसका नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी और सेपरेबिलिटी। मैंने इस चीज को दोबारा एक चार्ट से समझाया, जैसे कि आप सब स्क्रीन पे अपने एक फिल्टर देख सकते हैं। इस फिल्टर के ऊपर से हम जो भी लॉ पास करेंगे, जो भी लॉ गुजारेंगे, जो कि जिसका कुछ पोर्शन है जो अच्छा है जो इनकंसिस्टेंसी कैरी नहीं करता, और उसका कुछ पोर्शन है जो बुरा है जो कि इनकंसिस्टेंसी कैरी करता है। और जब ये लॉ पास ऑन होगा इस फिल्टर के थ्रू, और जब ये लॉ इस फिल्टर से निकलेगा, सो उसका जो इनकंसिस्टेंसी वाला पार्ट है, जो बुरा पार्ट है, उसमें से उसकी सभी इनकंसिस्टेंसी रिमूव हो जाएंगी, और जो उसका अच्छा पार्ट है हम उसे यूज कर सकते हैं। सो एक तरह से ये एक तरह का सेपरेशन क्रिएट करता है बिटवीन इनकंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी। सो अब बात करते हैं आर्टिकल 13 के दूसरे इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन के बारे में, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। सो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स सिंपली ये कहता है कि अगर कोई भी लॉ है और वो किसी भी तरह का इनकंसिस्टेंसी कैरी करता है, सो हम उस लॉ को डिक्लेयर नहीं करेंगे एज नल एंड वॉइड, बल्कि हम उस लॉ को लाएंगे एक ऐसी डॉर्मेंट और स्लीपिंग पोजीशन में जिससे वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए इनऑपरेटिव और अनफंक्शनल हो सके। सो इस डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स के प्रिंसिपल को हम एक केस के सपोर्ट से समझेंगे जो कि बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1955। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस अंडर आर्टिकल 13। सो इस केस के अंदर एक एक्ट पास हुआ था जिसका नाम है बेरार मोटर व्हीकल्स एक्ट 1947। ये 1947 में फोर्स में आया था एक्ट। सो इसके अकॉर्डिंग ये एक्ट एक पूरी फुली कंट्रोल देता है मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट को, वो किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिजनेस एम्पावर कर सके, एक्वायर कर सके। सो फिर आता है 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग हर एक पर्सन को पूरा पूरा फ्रीडम है किसी भी तरह का ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन करने के लिए। सो जैसा कि हम सब ने देखा कि 1947 का बेरार मोटर व्हीकल्स एक्ट है वो फुली कंट्रोल दे देता है मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट को कि किसी भी तरह के ट्रांसपोर्ट बिजनेस को कंट्रोल करने में। सो कहीं ना कहीं जब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी ट्रांसपोर्ट बिजनेस को तो इंडिविजुअल्स के जो बिजनेस लाइवलीहुड है उसको वो चीज़ इफेक्ट करेगी, और कहीं ना कहीं ये इनकंसिस्टेंसी क्रिएट करेगी टूवर्ड्स आर्टिकल 19, टूवर्ड्स फंडामेंटल राइट्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इस चीज़ को लेके ये जो बेरार मोटर व्हीकल्स एक्ट है इसे इनऑपरेटिव कर दिया जाता है, अनफंक्शनल कर दिया जाता है, एक तरह की स्लीपिंग और डॉर्मेंट पोजीशन में ला दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। फिर लेटर आर्टिकल 19 में काफ़ी अमेंडमेंट्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये तय होता है कि कुछ तरीके की बिजनेसेस में जो गवर्नमेंट है वो अपनी मोनोपोली क्रिएट कर सकती है। सो इसी तरह ये जो बेरार मोटर व्हीकल्स एक्ट है दोबारा फंक्शनल हो जाता है, और ये जो आर्टिकल 19 है इसके अकॉर्डिंग में जो बेरार मोटर व्हीकल्स एक्ट है ना ही इसके अंदर कोई इनकंसिस्टेंसी रहती है, और ये पूरा पूरा सपोर्ट करता है आर्टिकल 19 को और फंडामेंटल राइट्स को अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे।